औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ा था। एम आई करेक्ट? कल के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको समझ आ गया है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज हमने पढ़ना है कि एप्लीकेशन ऑफ होल्डिंग आउट ऑन आउटगोइंग पार्टनर। देखें, आपको क्या मैंने ये चीज़ बताई थी कि अगर एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसे ये चीज़ बतानी चाहिए कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, पब्लिकली एक नोटिस देना चाहिए। होता है ऐसे? आप में से किस किस को वालिद साहब, पप्पू और करियाने की दुकान वाले की कहानी याद है जो मैंने आपको एजेंसी के लेक्चर में बताई थी? याद है? उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो करियाने वाला था वो जाके पैसे वालिद साहब से मांगेगा और वालिद साहब को पैसे देना ज़रूरी हो जाएगा, बिकॉज उन्होंने बेटे को आग करने का ऐलान पब्लिकली नहीं किया था। यहाँ पे भी यही हालात होते हैं कि अगर एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है तो उसे पब्लिकली ये चीज़ अनाउंस करनी पड़ती है कि मैं फर्म को छोड़ के जा रहा हूँ। अगर वो ये अनाउंस नहीं करता तो क्या आप बताएं, थर्ड पार्टी को पता लग सकेगा कि ये बंदा अब पार्टनर नहीं है? नहीं पता लग सकेगा। तो अगर थर्ड पार्टीज ने केस करना हो, किसी एक पार्टनर को उठा के उस पर केस कर सकती हैं, तो क्या इस पार्टनर पे भी केस कर सकती है थर्ड पार्टी फिर, जब उसको पता ही नहीं है? कर सकती है। तो इसकी वजह से ये फिर एक पार्टनर अगर बताएगा नहीं तो लोग यही समझेंगे कि ही इज होल्डिंग हिमसेल्फ आउट टू बी द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप, तो उसको भी लायबल ठहराया जा सकता है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट ऑल्सो अप्लाइज इन केस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। उन्होंने एक बार कितने हैं जुमला कह के टरखा दिया कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उस पर होल्डिंग आउट का केस अप्लाई होता है। वो बता दे फिर नहीं होता। आपको मेरी बात क्लियर हो गई है? इतनी सी लाइन की अभी बात। चलें, उसके बाद however it does not apply to diseased or insolvent partner। क्यों? एक बंदा मर गया है, लोगों के मरने का तो पता चल ही जाता है ना। जनाजा होता है, बड़ा कितने हैं। एक पार्टनर अगर मर गया है तो उसका तो पता लग ही जाता है। और इंसॉल्वेंसी का नोटिस तो अदालत दे देती है कि यह बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है। एक डिजीज पर्सन के साथ मुझे बताएं, एक मरे हुए इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है? सोच के बताइएगा, कोई जल्दी नहीं है। चलें, आप सबने सही कहा, एक मरे हुए इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो जब ये मर गया है तो इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट से भी निकल जाएगा। आपको याद है हमने कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज के अंदर पढ़ा था कि एक इंसॉल्वेंट कितने पार्टनर, ये इंसॉल्वेंट बंदे के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। माइनर पर अप्लाई होता है, होल्डिंग आउट नहीं, माइनर पे अप्लाई नहीं होता। माइनर पे एक्चुअली केस भी नहीं किया जा सकता। माइनर प्रॉफिट कितने ओनली का कितने पार्टनर होता है, वो लॉसेस बर्दाश्त नहीं करता। और माइनर ना इंसॉल्वेंट हो सकता है ना इसके खिलाफ केस किया जा सकता है, तो ये माइनर पे अप्लाई नहीं होता। माइनर तो बेचारा कह भी रहा हो कि मैं इनका पार्टनर हूं, कोई नहीं मानेगा। ठीक है ना? तो इन दो केसेस में होल्डिंग आउट का केस जो है फिर डिजीज पार्टनर पे अप्लाई नहीं होगा और इनसॉल्वेंट पार्टनर पे अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज इनका लोगों को पता लग जाता है। लिखा नहीं हुआ यहाँ पे कि क्यों नहीं इन पे अप्लाई होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि इनका लोगों को पता लग ही जाता है। एक बंदा चुप करके रिटायर हो गया, उसका किसी को नहीं पता लगना। ये लाइंस क्लियर हैं आपको? एग्जाम्पल की तरफ चलें। तो कहते हैं कि एक पार्टनरशिप कंसिस्ट करती है सलमान, नोमान, जीशान, रहमान। ये चार पार्टनर्स हैं और रहमान रिटायर हो गया है, लेकिन उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। ना उसने पब्लिक का नोटिस दिया है, ना फर्म ने नाम चेंज किया है, और वो पहले ही नाम के साथ SNZR के साथ कर रहे हैं। ठीक है ना? यूज्ड ऑन द लेटर हेड, वो उन्होंने ये नाम यूज किया और ये आर बीच में रहने दिया है। तो क्या पब्लिक को नोटिस भी नहीं गया और ये नाम होगा तो क्या लोगों को लगेगा कि ये आर अभी भी पार्टनर है?
ऑफ कोर्स। तो ठीक है ना, इज कितने रहमान लाइबल टू पे डेट्स फॉर सब्सिक्वेंट टू हिज रिटायरमेंट? यस, रिटायर हो गया है, उसके बाद कोई लाइबिलिटी फर्म को पड़ी है तो रहमान भी लायबल होगा। क्यों? क्योंकि इसने पब्लिकली नोटिस नहीं दिया था। रहमान इज लायबल एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट टू द क्रेडिटर्स हु हैव लेंट द मनी ऑन दिस फेथ कि वो पार्टनर है। बच्चों एक मिनट रुको जरा, मैं 1 मिनट में आया। जी बच्चों, ये एग्जाम्पल क्लियर है? अच्छा, आपको अब एक छोटी सी बात मैं थोड़ी सी और समझाता हूं। अगर ये बंदा पब्लिकली नोटिस दे देता तो क्या ये इस लाइबिलिटी के लिए लाइबल होता? नहीं होता। देखें, यहां पे एक छोटी सी बात समझने वाली है, मैं आपको टाइमलाइन बना के समझाना शुरू करता हूं। ये टाइमलाइन है, यहां पे आके बाकी पार्टनर्स बाद में कॉम्पनसेट करेंगे, वो फिर उनका आपस का मसला है, वो देख लेते हैं कि उनके कितने उनका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, वो उनका आपस का मसला है। ये देखें, ये साल का शुरू है, यहाँ पे जाके रिटायर हो गया एक पार्टनर, ठीक है, और उसने नोटिस नहीं दिया, यहाँ पे आके एक फर्म की लाइबिलिटी आ गई है, क्या रहमान पे करेगा? यस। अच्छा, अब मुझे बताएं, उसने पब्लिक नोटिस दे दिया और यहां पे लाइबिलिटी आई है, क्या वो पे करेगा? नहीं। मुझे बताएं, यहां की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक लाइबिलिटी आ गई है और रहमान ने नोटिस दे दिया हुआ है आगे जाके, और लाइबिलिटी यहां आई है इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कि जब हुई थी तो रहमान पार्टनर था उस वक्त, क्या अब वो पे करेगा अगर उसने नोटिस दे दिए? अब वो पे करेगा। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज से रिलेटेड लाइबिलिटी बाद में अकर हो रही है, क्या वो उस वक्त ओरिजिनेट हुई थी जब ये पार्टनर था या नहीं था? अगर ये पार्टनर था तब भी नोटिस देने के बाद भी ये लाइबल होगा। ठीक है, ये समझ आई है सबको? सबको समझ आ गई है? पाकीज़ा आपको भी समझ आ गई है? पाकीज़ा अब हो गई हैं। चलें नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। रिजवान, अहमद, अशरफ एंड तनवीर, ये पार्टनर्स हैं, RAAT, ये रात को पार्टनर होते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। एन ऑर्डर टू प्लेस विद हबीब, हबीब के साथ एक ऑर्डर किया है फॉर सप्लाइंग सर्टेन गुड्स टू द फर्म ऑन क्रेडिट। ठीक है ना, अब हबीब ने फर्म को कुछ चीज़ें क्रेडिट पे देनी है, लेकिन अभी देखें कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और ये कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन है। यहां पे क्या हुआ है, हबीब कुड नॉट सप्लाई, बिफोर हबीब कुड सप्लाई द कितने हैं सप्लाई द गुड्स, तनवीर डाइड। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुए, यहां पे सप्लाई हुआ, दरमियान में तनवीर भाई मर गए हैं। यहां तक सिनारियो आपको क्लियर हुआ कि हो क्या रहा है? गुड। उसके बाद देखें, हबीब जो है उसने गुड्स सप्लाई की हैं तनवीर की डेथ के बाद, लेकिन अभी तक उसको डेथ का नहीं पता। क्लियर है बच्चों? अभी तक उसको डेथ का नहीं पता, तो क्या होगा, ये निकल गया है, ये इंसॉल्वेंट हो गए हैं। इंसॉल्वेंट होने के बाद क्या इन्हें अपनी कितने पर्सनल प्रॉपर्टी से हबीब को पैसे देने पड़ेंगे। क्या हो गया बच्चों, इंसॉल्वेंट होने के बाद एक पार्टनरशिप अगर कहते हैं पर्सनल पर्सनल प्रॉपर्टी से क्या नहीं देती,
सारे बच्चों ने पहले जी जी कह रहे थे, फिर नहीं नहीं कहना शुरू कर दिए। अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से, फर्म के प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद पर्सनल प्रॉपर्टी से हबीब को पे करेंगे। ठीक है, एक बच्चे के पीछे सारे कितने सारे नहीं कहना ना शुरू कर दिया करें, खुद सोचा करें। चले, अब यहां पे देखें, हबीब कैन नॉट मेक तनवीर स्टेट लायबल फॉर द डेट। वैसे तो यही होता है ना कि एक बंदा अगर मर गया है या वो इनसॉल्वेंट हो गया है तो उसकी स्टेट से रिकवरी कर ली जाती है। नॉर्मल रूल तो यही है ना, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उससे रिकवरी कर ली जाती है। लेकिन यहां पे नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ दिस। तन्वी यहाँ पे देख लें आगे वो कहता क्या है, द डेट क्रूज आफ्टर द डिलीवरी ऑफ गुड्स विच हैज बीन मेड आफ्टर तनवीर्स डेथ एंड द स्टेट ऑफ डिजीज इज नॉट लायबल फॉर द डेथ ऑफ द फर्म कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर हिज डेथ इररेस्पेक्टिव ऑफ नो पब्लिक एसेट। देखें, वो गुड्स जो डिलीवर हुई हैं वो हुई हैं तनवीर की डेथ के बाद, लेकिन हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा था कि बाय होल्डिंग आउट हम डिजीज्ड पार्टनर को एक पार्टनर होल्ड आउट नहीं करेंगे। ठीक है ना, इररिस्पेक्टिव कि आपने नोटिस दिया है या नहीं दिया, इस पार्टनर को हमने फिर पार्टनर ही कंसीडर नहीं करना, तो फिर इसकी स्टेट से भी पैसा नहीं ले सकते। क्लियर है बच्चों आपको ये एग्जाम्पल? पक्की बात है, क्लियर है? किसी को कोई इशू, कोई छोटा सा भी इशू हो, पूछ लें। लास्ट से बता दें, मैं लास्ट से आपको बता देता हूँ। बाकी आपको ये समझ आ गई है कि ये चौथा पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट के बाद लेकिन डिलीवरी से पहले मर गया है और बाकी पार्टनर्स इनसॉल्वेंट हो गए हैं। यहां तक समझ आइए? गुड। अब होती है एक पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो अगर एक पार्टनरशिप अपनी डेट्स को नहीं भर सकती तो उन पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से उस डेट को भरा जाता है। ये भी क्लियर है फकीज़ आपको? अब भरना तो था रहमान, अहमद, अशरफ या और तनवीर, इन तीनों चारों की प्रॉपर्टी से भरनी थी बात, लेकिन तनवीर भाई मर गए हैं, तनवीर भाई की डेथ हो गई है। अब उनकी स्टेट से कुछ नहीं लिया जा सकता। इवन अगर गुड्स की डिलीवरी जो थी वो उसके कितने हैं, उसकी डेथ के बाद हुई, वो उस वक्त पार्टनर था जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, या जो भी था, अगर नोटिस भी नहीं दिया था तब भी हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट जो है वो रिटायरिंग पार्टनर पे तो अप्लाई होगा लेकिन डिजीज पार्टनर पे अप्लाई नहीं होगा। यहां पे मरा हुआ इंसान है, उस पर होल्डिंग आउट का रूल अप्लाई ही नहीं होगा। क्लियर है? सबको क्लियर है ये? आप मुझे दोबारा कहते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, सबको क्लियर होना चाहिए बस ये। चले, प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 आप मुझे बताएं ज़रा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 to 10 क्या आपने कर लिए हुए हैं? तो उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं, उसका रिप्रेजेंटेटिव भी लायबल नहीं होगा। बेसिकली जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मैं आपको कहते हैं बताता हूँ रिप्रेजेंटेटिव्स की बेसिकली बात क्या होती है। ये ज़रा चैट लोड हो रही है। हाँ जी, मैं बताता हूँ बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं। ये ए है, ये मर गया है, इसकी प्रॉपर्टी है एक मिल ए, 1 लाख की प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। और इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? बी, ठीक है। ये अपनी स्टेट से भरने का लायबल नहीं होता, ठीक है ना। अगर उस पर डेट है 1.5 लाख की
और इसके पास पड़े हैं 50 लाख, क्या ये आराम से 1.5 लाख भर सकता है नूरजन? नूरजहान, ये 1.5 लाख है। अगर वो चाहे तो क्या वो 50 लाख से निकाल सकता है आराम सुकून से 1.5 लाख? आराम सुकून से निकाल सकता है, लेकिन इस बी का काम इस 50 लाख से रिलेटेड है ही नहीं। ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? एक ऐसे आदमी को जिसके पास पैसे ही सिर्फ 1 लाख थे। ठीक है, तो इसका काम एज अ रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ ये है कि वो डिजीज पर्सन की स्टेट उठाए और उससे लाइबिलिटी भर दे। तो वो सिर्फ 1 लाख देगा, ऊपर 50,000 के बारे में वो कह देगा कि भाई मैंने नहीं देना, भाग जाओ यहां से, हालांकि उसके पास 50 लाख पड़ा हुआ है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव का काम जो है वो सिर्फ ये है कि उसकी स्टेट से लिया जाए, और उसकी स्टेट से भी नहीं ले सकते बिकॉज एक डिजीज पर्सन जो है वो होल्डिंग आउट के रूल में आता ही नहीं है। क्लियर है बिल्कुल? चलें आगे आ जाते हैं। आप सब ने, आई होप कि आपने 1 से 10 तक प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अब आगे 3 और क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं। आई आई होप कि आप लोग साथ साथ कर रहे हैं ये। आगे आते हैं, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। ए बी सी, ये 5,000 लेके आया, ये 5,000 लेके आया, और ये 5,000 लेके आया, मिलके बन गए 15,000। ठीक है, सी कहता है कि मेरा प्रॉफिट मेरे बेटे को जाएगा, या ये कह देता है, या फिर वो कहता है कि ये 5,000 जो मैंने दिए हुए हैं ये ऐसे माना जाएगा जैसे मेरे बेटे ने मान कितने दिए हुए हैं, और अब मैं पार्टनर नहीं रहा, ये मेरा बेटा पार्टनर हो गया है। दोनों तरीके हैं कि आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसमें अब सी के राइट्स क्या होंगे वो हम पढ़ने लगे हैं। तो आपको ये समझ आ गई है कि हमने पढ़ना क्या है बेसिकली? चलें, गुड है, हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कहते किसे हैं बेसिकली? अ पार्टनर में ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म बाय सेल, मॉर्गेज और फुली चार्ज और पार्शली विद कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। ये वाली चीज जो है ना, इसको आपने रट्टा लगा लेना है, लेकिन आपको इससे समझने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये आपके सिलेबस से अब चीज़ निकल गई हुई है कि चार्ज क्या होता है, फुली क्या होता है, चार्ज पार्शियल चार्ज क्या होता है, ये चीज़ें निकाल देनी है। एक बंदा अपना इंटरेस्ट जो है फर्म का वो किसी को बेच सकता है। ठीक है, ए बी सी, सी ने दिया हुआ था 5,000। सी कहता है डी को कि तुम मुझे 7,000 दो और मेरा 5,000 का इंटरेस्ट जो है कैपिटल वो तुम्हारा हो जाएगा, और इसके ऊपर जो प्रॉफिट आता है वो आपसे तुम्हें मिलेगा। आपको कितने समझ आइए कि बाय सेल इंटरेस्ट कितने हैं ट्रांसफर करना क्या होता है? बच्चों आपको समझ आइए बाय सेल इंटरेस्ट कितने हैं ट्रांसफर करना क्या होता है? उसके बाद बाय मॉर्गेज। मॉर्गेज मतलब आप कह सकते हैं कि गिरवी जिसे कहते हैं, मेरे ख्याल से ऐसे ही लिखते हैं गिरवी, मुझे उर्दू लिखनी नहीं आती बेसिकली। तो बाय मॉर्गेज गिरवी आप किसी को इंटरेस्ट दे सकते हैं कि आप कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं, तो तुम ऐसा करो उस वक्त तक जब तक मैं तुम्हारे पैसे नहीं तुम्हें दे देता, तुम यहां से इंटरेस्ट मेरा लेते रहो। मतलब ए बी सी, सी अपना प्रॉफिट जो है ये डी को दे रहा है बिकॉज डी के पैसे देने थे, डी के इसने पैसे देने थे, तो ये डी को अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, बाय मॉर्गेज। और चार्ज को आप छोड़ दें, चार्ज भी आप समझें कि मॉर्गेज ही होता है। ठीक है, लेकिन आपने अगर अपना ये इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है तो इसके अंदर सारे के सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए।
किसी एक बंदे के कहने पे आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहां पे ये सवाल उठता है। यहाँ पे नाइला, पाकीज़ा और नूरे जान, इन तीनों ने मिलके एक फर्म बना ली है। अब नूरे जान जो हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना है, ठीक है ना। वो अपना कैपिटल किसी को देंगी, वो खुद शेयर करेगा और कितने प्रॉफिट को, लॉस भी शेयर करेगा, तो बाकियों को क्या मसला हो सकता है। नाइला, पाकीज़ा, नूरे जान, कल तक तो फर्म यही थी। सुबह उठे हैं तो नाइला, पाकीज़ा और जरदारी बन गई है। क्या ये बाकी पार्टनर्स इस चीज़ से मुत्तफिक होंगे? नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आपने इंटरेस्ट चेंज करना है, आप किसी का पार्टनर पूरा चेंज कर रहे हैं, तो आपने ये चीज़ देखनी होगी कि आप किसकी संगत में बैठ रहे हैं, किसको आप अपने साथ पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो ये चीज़ सारे के सारे पार्टनर्स की कंसेंट पे होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? ये इस डेफिनेशन में, इन दो लाइनों में या दो लाइनें जो बनती हैं, कोई कंफ्यूजन आपको? चले आगे आ जाते हैं। राइट ऑफ ट्रांसफरी टू शेयर प्रॉफिट। देखें, जो ट्रांसफर कर रहा है अपना शेयर ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट इज इंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर। अब मुझे बताएं ज़रा, मैं अगेन आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें, सारे के सारे पार्टनर्स, अब देखें कुछ बातें होती हैं जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होती हैं, उनको आप मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स जिस चीज़ पे मान जाएं आप वो कर लेते हैं। लेकिन ये बताएं, क्या आप ये देखें, एक बंदा है ए, बी, सी। सी कहता है कि मैं बेच रहा हूं सामान डी को, और ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इसने एक क्लाइंट घेरा है डी। क्या इसे सारे पार्टनर से पूछने की ज़रूरत है कि क्या हम डी को बेच सकते हैं चीज़ें कि नहीं बेच सकते? और एक भी पार्टनर कहता है नहीं डी को नहीं बेचना, तो नहीं बेचेंगे, क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, ठीक है ना नाइला, ऐसा नहीं होता। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के जो डिसीजंस होते हैं कि आपने किसे बेचना है, कितना बेचना है, ये मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स की कितने हैं वोटिंग पे होते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि अब पार्टनर्स, पार्टीज तो कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज हो रही हैं, ठीक है ना। आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टर्म्स में बताते हैं, ये कितने एक्सप्लेन करता हूं आपको। मैंने आपके साथ किया है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। मैंने आपके साथ, बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको? मैंने आपके साथ किया है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आपने मेरे साथ इसलिए कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं एक शरीफ इंसान हूं। क्या मैं आपसे पूछे बगैर इस कॉन्ट्रैक्ट में अपने नाम की जगह किसी और का नाम लिख सकता हूं नायला? नहीं लिख सकता। यहां पे भी यही बात है कि इन पार्टनर्स ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। इन पार्टनर्स ने, ए, बी, सी, इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो क्या सी बगैर पूछे अपना नाम हटा के किसी और का नाम लगा सकता है? नहीं। अच्छा, क्या ये सिर्फ एक पार्टनर को बता के अपना नाम चेंज कर सकता है या दोनों पार्टनर को बताना पड़ेगा? आप क्या सोचती हैं, लॉजिकली क्या होना चाहिए? दोनों को। वो भी यही कह रहे हैं कि सारे के सारे पार्टनर्स मानेंगे तो एक बंदा अपना शेयर जो है वो किसी को ट्रांसफर कर सकता है। अब क्लियर है नाइला? चलें, उसके बाद वो कहते हैं, देखें, अच्छा, ए, बी, सी ये पार्टनर्स थे 1:1:1, ठीक है ना। इस हिसाब से इनको प्रॉफिट मिल रहा था।
और सी ने सारों से पूछा है कि मैं अपना इंटरेस्ट दे रहा हूं डी को, तो इसका मतलब है, और बाकी दोनों मान गए हैं, तो क्या ये अब ए बी और डी पार्टनरशिप बन जाएगी? बन जाएगी। और क्या अब डी का हक बनता है कि जो प्रॉफिट हो, जो पैसे पहले जैसे सी ले रहा था अब वो डी ले, क्या उसका ये हक बनता है? यस। वो यही कह रहा है कि जिस बंदे को ट्रांसफर किया जाता है उसका ये हक बनता है कि उसको प्रॉफिट भी दिया जाए। क्लियर है ये बच्चों? चलिए उसके बाद आते हैं राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑन डेजोल्यूशन। इसको छोड़ देते हैं, जरा मुझे ये बताएं, पार्टनरशिप के अंदर ये आया था, इसने कितने हैं वो, अब देखें देखें मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। ए लेके आया था 2000, बी लेके आया था 2000, सी लेके आया था 2000। कितना बन गया ये? 6000। उस साल प्रॉफिट हुआ लेट से 6000 का, 12000 बन गया। चलिए अब ये टोटल 12000 है। अब सी ने कहा है कि मैं अपना शेयर दे देता हूं डी को, तो यहां पे क्या होगा, कोई नया पैसा आएगा या जाएगा कि सी और डी आपस में डीलिंग कर लेंगे? 2000 जैसे पहले सी का था वही 2000 माना जाएगा डी का, ठीक है ना? और सारे का सारा हिसाब किताब वैसे का वैसा ही रहेगा। अच्छा 12000 हो गया है। अब मुझे बताएं, इन्होंने 1:1:1 के हिसाब से प्रॉफिट को शेयर करना था। अब ये कह रहे हैं कि फर्म को ख़त्म कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं फर्म को, तो इस 12000 के 3 हिस्से किए जाएंगे, 4000, 4000, 4000। ऐसे ही है बच्चों, ऐसे ही किया जाएगा। ये हिस्सा मिल जाएगा ए को, ये हिस्सा मिल जाएगा बी को, और अगर सी ने ना छोड़ा होता तो क्या ये हिस्सा सी को मिल जाता? अब सी ने छोड़ दिया है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये हिस्सा अब डी को मिलना चाहिए? यही वो भी कह रहा है। वो कह रहा है कि क्या राइट्स हैं ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, कितने फर्म, और ऑन रिटायरमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर्स। जिस वक्त ट्रांसफर हो जाती है पार्टनर की या फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो ट्रांसफरी इज एंटाइटल टू रिसीव, क्या रिसीव करेगा? द शेयर ऑफ एसेट ऑफ द फर्म विच द ट्रांसफरिंग पार्टनर इज कितने एंटाइटल्ड। जो पहले सी को मिलना था अब वो ट्रांसफरी को मिल जाएगा, अब वो डी को मिलेगा। पहला पॉइंट क्लियर है आपको? गुड। उसके बाद अच्छा द शेयर ऑफ एसेट, ये तो वो वाला है जो 2000 है। उसके बाद ऑन अकाउंट ऑफ डेट ऑफ डेसोल्यूशन, सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि ये 2000 जो पहले सी का था ये अब डी को मिल जाएगा, और उसके बाद वो अब कह रहा है ऑन अकाउंट ऑफ डेट ऑफ डेसोल्यूशन, जब डेसोल्यूशन हो जाएगी, डेसोल्यूशन कहते हैं फर्म को डिसॉल्व कर देना, खत्म कर देना, क्लोज कर देना, तो जिस डेट को रेजोल्यूशन होगी फॉर द पार्ट कितने पर्पज ऑफ असर्टेनिंग शेयर, तो जिस वक्त डेट खत्म होगी तो उसको ये वाला प्रॉफिट जो पहले कितने हैं रिटायरिंग पार्टनर को मिलना था अब वो ट्रांसफरी को मिल जाएगा। क्या आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होती हैं? आगे चलें, वाकई ये क्लियर हो गई हैं? कोई थोड़ी सी भी कंफ्यूजन तो नहीं है? डिसॉल्व होने से पहले हिस्सा सी,
हाँ दे सकता है, डिसॉल्व होने से पहले भी दे सकता है। कौन सा हिस्सा, एसेट्स का हिस्सा कि अपना शेयर का? कौन से वाले हिस्से की आप बात कर रही हो, एसेट्स का हिस्सा या शेयर्स का हिस्सा? कैपिटल, यस दे सकता है, वो कैपिटल ही दे रहा है। चले उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरी। देखें, ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट इज नॉट इंटाइटल्ड टू। देखें, अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं जी। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरी, अभी तक हम एक पढ़ते आए हैं कि ए बी सी पार्टनरशिप थी, सी निकल गया और अब पार्टनरशिप ए बी और डी बन गई है। लेकिन यहां पे केस कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। यहां वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप अभी भी ए बी सी है, ठीक है ना। सी फर्म का पार्टनर ही है, बस इसका कैपिटल इसका नहीं है, जो हर साल प्रॉफिट होता है वो इसे नहीं मिलता, बाकी पार्टनर सी ही है। थोड़ी सी आपको समझ आइए कि मैंने आपको बात क्या की है। वो ये कह रहे हैं बेसिकली कि इसने ए बी और सी थे, ये पार्टनरशिप थी। सी ने कहा है कि हर साल मेरा प्रॉफिट जो है वो चला जाएगा डी को, और फर्म डिसॉल्व होगी तो जो कुछ मुझे मिलना है वो चला जाएगा डी को। लेकिन फर्म अभी भी ए बी सी है, तो पार्टनर्स कौन है, ए बी सी, या डी भी फिर पार्टनर कहलाएगा? डी पार्टनर नहीं कहलाएगा, यही ट्विस्ट है इस चीज में कि यहां पे फिर सी पार्टनर होगा, डी पार्टनर नहीं कहलाएगा। डी सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिसको प्रॉफिट मिलता है हर साल, डिसोल्यूशन पे इसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन ये पार्टनर की हैसियत नहीं रख सकेगा। समझ आइए आपको? अब पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर ए बी सी ही है, पार्टनरशिप ए बी डी नहीं हुई। क्लियर हुई है बात बच्चों आपको? मैं आपको जरा दोबारा बताता हूं। एक होती है चीज नोवेशन, याद है पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, वो कहता है सी नहीं है और अब नया कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ए बी और डी। यहां पे तो डी पार्टनर होगा, लेकिन अगर इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह की है कि सी को मिलने वाला प्रॉफिट, जो पैसे पार्टनरशिप से सी को मिलने हैं, वो पैसे सिर्फ किसी और को दिए जा रहे हैं। तो आपको याद होगा हमने चैप्टर 11 में पढ़ा था कि प्रॉफिट की शेयरिंग जो है यही पार्टनरशिप होने का प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं है। यहां पे अभी इसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, लेकिन पार्टनर फिर भी यही है, इसको प्रॉफिट मिल रहा है लेकिन ये पार्टनर नहीं है, इसको सिर्फ पैसे मिल रहे हैं, सिर्फ इसको प्रॉफिट मिल रहा है। और कभी हो जाएगी, बंद हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी पार्टनरशिप, तो इसको सारे एसेट्स मिल जाएंगे। ये बेसिकली होता उस वक्त है जब एक बाप बूढ़ा हो जाता है और वो कहता है अपने पार्टनर्स को कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को सब कुछ दे देना। तो इस तरह की कंडीशन में फिर ये पार्टनर नहीं कहलाएगा, पार्टनर यही होगा। क्लियर है बच्चों? पक्की बात है, क्लियर है? आप दोबारा कहते हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। पक्की बात है, क्लियर है? चलें, अब इस किस्म का पार्टनर जिसे सिर्फ पैसे मिल रहे हैं, जो कि पार्टनर कहलाने की हैसियत नहीं रखता, उस पर फिर रिस्ट्रिक्शंस होंगी, और वो बड़ी लॉजिकल किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हैं। सबसे पहले तो वो खुद को पार्टनर नहीं कह सकता। लॉजिक बनती है ना कि अगर वो पार्टनर नहीं है तो वो खुद को पार्टनर नहीं कह सकता। अगली बात वो क्या कहते हैं, क्या अगर वो पार्टनर है, वो अगर वो पार्टनर नहीं है, सॉरी, अगर वो पार्टनर नहीं है तो क्या वो बिजनेस को
बिजनेस के जो कितने मैटर्स हैं उनमें दखल अंदाजी दे सकता है? नहीं, उसे कहेंगे भाई तू चुप करके बैठ, पैसा मिल रहा है ना तुझे, चुप करके बैठ जा। क्या वो कितने फर्म के अकाउंट्स देख सकता है? नहीं। ठीक है ना। उसके बाद वो उसकी किताबें नहीं देख सकता, जो स्केजुअल्स वगैरह बनाए होते हैं, नोट्स बनाए होते हैं, वो नहीं देख सकता। वो अगर देखें ज़रा, प्रॉफिट शेयरिंग 1:1:1 है, और इन्होंने 1:1:1 के हिसाब से प्रॉफिट की शेयरिंग नहीं की, तो क्या ये आके कह सकते हैं भाई तुम लोगों ने शेयरिंग सही नहीं की? ये पार्टनर ही नहीं है। ठीक है ना। ये पार्टनर ही नहीं है, इसको ये कहने का हक भी नहीं है। और क्या ये कह सकता है कि भाई पार्टनर जल्दी ख़त्म करें, जल्दी पार्टनरशिप ख़त्म करें? ये डिसॉल्व करने के लिए भी कुछ नहीं कह सकता। मतलब इसको सिर्फ पैसे लेने के अलावा इसका कोई हक नहीं है। यहां पे बात आती है चैलेंज द अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट एग्रीड बाय पार्टनर्स। यहां पे बेसिकली इन्होंने एक गलती की है मेरे हिसाब से। एक होता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक पार्टनर हो, वो ट्रांसफरी हो, और उसको प्रॉफिट ना दिया जा रहा हो ना, तो वो फर्म पे केस कर सकता है कि मुझे प्रॉफिट नहीं मिला। ये इन्होंने पता नहीं क्यों ये इस तरीके से लिखा है, लेकिन ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था पहले हमारे सिलेबस में, जो कहता था कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट सू नहीं कर सकता, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन सू कर सकता है। यहां पे इसको ये प्रॉफिट मिल रहा है, तो अगर इसको वो प्रॉफिट नहीं देते, देखें ए, बी और सी, और इन्होंने प्रॉफिट देना है डी को, अगर ये डी को प्रॉफिट नहीं दे रहे तो ये केस कर सकता है। हाँ, इसके अलावा देखें ना, अगर तो इसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो ये केस कर सकता है। अगर इसको प्रॉफिट सही मिल रहा है और बी और ए आपस में कोई गड़बड़ कर रहे हैं ना, तब ये केस नहीं कर सकता। अब क्लियर है बच्चों ये बात? इसको जब तक प्रॉफिट मिलता रहे और सही मिलता रहे, ये चुप करके बैठ जाएगा, चाहे ए और बी आपस में जो मर्जी करें। हाँ, इसको अगर प्रॉफिट कितने ना मिला, ये चुप करके केस कर देगा फर्म पे। ये होता था डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये पता नहीं किस चैप्टर में हुआ करता था, लेकिन अब ये नहीं है तो हमने नहीं पढ़ना। आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं? लास्ट 2 पॉइंट्स। लास्ट पॉइंट तो मैं आपको बता देता हूँ, सू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जो आपका पार्ट ट्रांसफरी है, ये फर्म को नहीं कह सकता कि भाई आप लोग डिसॉल्व करें, या ये फर्म पे केस नहीं कर सकता कि जल्दी इस फर्म को डिसॉल्व करवाएं। क्यों? भाई पार्टनर ही नहीं है, तुम हो कौन? सीधी सीधी बात है, बिजनेस तो इनका है। ये तीनों मानेंगे तो फर्म डिसॉल्व होगी, वरना नहीं होगी। अच्छा, अब सेकंड लास्ट पॉइंट जो है उसकी तरफ आ जाते हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट बेसिकली कहता है कि ए, बी, सी ये पार्टनर्स हैं, और सी का प्रॉफिट जाता है डी को। जब तक डी को प्रॉफिट मिल रहा है, ये कुछ नहीं कह सकता कि भाई ए और बी आपस में प्रॉफिट किस तरीके से शेयर कर रहे हैं। देखें, अगर सी को प्रॉफिट मिल रहा होता और ए और बी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक प्रॉफिट शेयर ना कर रहे होते आपस में, तो सी इस पे केस कर सकता था, बिकॉज सी पार्टनर है। डी इस पे केस नहीं कर सकता। क्लियर है नाइला? चलें, पॉइंट नंबर 4 शोएब कह रहे हैं आप इंस्पेक्ट द बुक, ये वाला कह रहे हैं आप। यहाँ पे रिक्वायर अकाउंट्स और इंस्पेक्ट, ये थोड़ी सी है डिफरेंट चीज़ें हैं। रिक्वायर दी अकाउंट्स, ये बंदा जाके नहीं कह सकता कि मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो करें।
एक पब्लिक कंपनी होती है ना, सिर्फ वो अपने अकाउंट्स जो है वो पब्लिश करती है, बाकी हर एक की किताब जो कितने अकाउंट्स हैं वो उनके पास उनके ऑफिस में पड़े होते हैं, और वो किसी से शेयर नहीं किए जाते, वो पब्लिश नहीं किए जाते। डी नहीं कह सकता कि मुझे अपने अकाउंट्स दिखाएं। अगर वो देख नहीं सकता तो क्या वो उसके अंदर कीड़े निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता, बस वो ये कह रहा है। इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ कितने फर्म, वो ये भी नहीं कर सकता। और अकाउंट्स के अलावा और भी मजीद किस्म की बुक्स होती हैं। कुछ बुक्स के अंदर लिखा होता है कि इस फर्म की रिलेटेड पार्टी कौन सी है, इसके पार्टनर जो है, आप देखें ज़रा, ए बी सी फर्म है, वो बेचती है कपड़े, इन्होंने कोई बिल्डिंग बनानी है, और बिल्डिंग किसने बनवाई है? सी कहता है कि मेरे भाई की जो कितने कंपनी है, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो बिल्डिंग बना देगी। अब मुझे बताएं, क्या ये रिलेटेड पार्टी हो गई है? ये एक रिलेटेड पार्टी है। बुक कितने हैं, जो एक बिजनेस होता है, उसको कहा जाता है कि अपनी कुछ किताबों में लिखते रहें कि रिलेटेड पार्टीज कौन सी हैं। ये चीज़ें बेसिकली आप जाके ऑडिट में पढ़ेंगे, अगर ये ना लिखी हों बड़ा मसला पड़ जाता है। क्लियर है आपको ये पॉइंट कौन सा है, ये एक्सपेक्ट कितने हैं, इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म्स। चलिए एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तहरीम, राहील और जैन ये पार्टनर्स हैं टी आर जी फर्म में, टी आर जी एसोसिएट्स। एक मिनट मैं इसको मूव कर लूँ, ठीक है। और जैन आफ्टर obtaining म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है ना, जैन ने सारे पार्टनर से पूछा है, उनकी रजामंदी ले ली और अपना इंटरेस्ट हातिम को दे दिया है। अब पार्टनरशिप क्या रहेगी? तहरीम, राहील एंड जैन, यही रहेगी, लेकिन जैन का जो शेयर है वो मिलता रहेगा हातिम को। हातिम नाउ वांट्स टू डिस्कस द फ्यूचर बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ द फर्म विद तहरीम एंड राहील। मुझे बताएं जरा, ये कर सकता है कि नहीं कर सकता? हमने अभी ये चीज़ें पढ़ी हैं, क्या ये कर सकता है बिजनेस स्ट्रेटजी को डिस्कस या नहीं? नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। इन दिस रिकॉर्ड ही हैज आस्क्ड द पार्टनर्स टू प्रोवाइड हिम फर्म्स कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसने सीधा सीधा एसओसीएफ मांग ली है, क्या ये मांग सकता है? नहीं मांग सकता। आगे देखते हैं। सो ही कैन डिटर्मिन द फर्म्स ग्रोथ एंड पोटेंशियल। कमेंट ऑन हातिम्स इंटाइटलमेंट टू डू अ पार्टनर ट्रांसफर बाय पार्टनर ऑफ हिज इंटरेस्ट। सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफर किया, डज नॉट इंटाइटल हातिम टू इंटरफेयर। वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। और टू रिक्वायर अकाउंट्स, और टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म्स, बट इज इंटाइटल्ड टू ओनली रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जैम। ठीक है ना, क्लियर है ये? चलें, गुड है। उसके बाद आपकी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज के दिन में। मेरे ख्याल से फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कितने पड़ गए हैं? 5 को प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज के दिन में हो गए हैं आपके। चलें, ठीक है। अभी हमारे पास 18 मिनट रहते हैं, तो हम इस जो है को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। कितना है ये? छोटा सा टॉपिक है, इसको करके आज हम चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। कर लें या कल कल ले जाएं इसे? चलें, ये कह रही हैं कर लेते हैं, दूसरे ने कहा है कल करेंगे, कर लें और कल। चलें, पूछा तो मैंने आपसे वैसे ही था, करवाना मैंने आपको आज ही है। इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। क्या माइनर को पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है? द आंसर इज यस, बट ऑन अकाउंट कि इसको सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनरशिप मिलेगी। ही विल नॉट शेयर लॉस। ठीक है। सबसे पहले तो मुझे बताएं, किसी कॉन्ट्रैक्ट कितने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है? तो उस बेचारे का नाम भी नहीं आ सकता। अगर नाम नहीं आएगा तो उसके ऊपर कोई लॉस भी नहीं आएगा, कोई लाइबिलिटी भी नहीं आएगी। तो सिंस अ माइनर इज नॉट केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, यानी फ्रॉम द बिगिनिंग वो वॉइड है।
यहाँ तक तो हमें पता है अच्छी तरीके से। और सिंस अ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसका नाम ही नहीं लिखा जाएगा, वो पार्टनरशिप में आ ही नहीं सकता। बट विद कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स कहते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा है, हमें बड़ा तरस आ रहा है, इसको पार्टनरशिप में डाल देते हैं, तो ही विल बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। ठीक है ना, वो सिर्फ उसके प्रॉफिट में शेयर करेगा, लॉस को शेयर नहीं करेगा। लॉस को शेयर नहीं करेगा, सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करेगा। बेसिकली ये होता है कितने ऐसी हालात में है कि एक पार्टनर है और एक पार्टनरशिप में एक बहुत मतलब अच्छा इंसान, दिल का बिल्कुल नेक पार्टनर था, ए बी सी, और सी एक बहुत अच्छा पार्टनर था। ठीक है ना, ये मर गया और इसका एक माइनर चाइल्ड है डी। ए और बी कहते हैं कि ऐसा करते हैं, ये सी ना होता तो हमारी शायद ये पार्टनरशिप भी ना होती। सी ने अपने बेटे को भी बहुत अखलाक सिखाए होंगे, बहुत आदाब सिखाए होंगे, हम डी को अब पार्टनरशिप में ले लेती हैं। अच्छा मुझे बताएं, अभी ये 15 साल का बच्चा है, क्या इसका नाम कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो पार्टनरशिप ए और बी कहलाएगी, ये डी उसमें पार्टनर होगा लेकिन ओनली इन द कितने प्रॉफिट्स, सिर्फ प्रॉफिट में ये पार्टनर होगा, ये लॉस को शेयर नहीं करेगा। क्लियर है? द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप इंक्लूड बेनिफिट्स। ठीक है ना, कोई ए कितने गाड़ी वगैरह दे रहे हो तो वो इसको भी दे देंगे, वो हो सकता है इसकी अम्मी चला दें। विच द माइनर वुड इंजॉय इफ ही वॉज अ मेजर, जो कि वो एंजॉय करता अगर वो मेजर होता। गाड़ी हो सकती है, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकती है, वो सारी चीज़ें। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, मुशर्रफ एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप विद करजई। कहाँ से लेके आते हैं आई कैप ऐसी एग्जाम्पल्स? फॉर द बेनिफिट ऑफ करजई, सिर्फ करजई के बेनिफिट्स के लिए उसको एंटर किया है मुशर्रफ ने पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप इज नॉट वैलिड। अच्छा मुझे कोई बता सकता है इस पार्टनरशिप में मसला क्या है? क्या मुशर्रफ करजई के साथ सिर्फ करजई की पार्टनरशिप में कितने हैं माइनर, इसके अलावा क्या मसला है? अच्छा मुझे बताएं जरा, इस करजई, ये तो बच्चा है, इसका तो नाम ही कितने हैं नहीं आना कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में किसका नाम आएगा? मुशर्रफ का। क्या आप मुझे बताएं, सिर्फ एक बंदे का नाम पार्टनरशिप डीड में लिखा हो तो वो पार्टनरशिप मानी जाती है? तो पार्टनरशिप ही नहीं मानी जाती। ठीक है ना, तो इसकी यहाँ पे पार्टनर कितने हैं, जो पार्टनर है ये वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो पहले कोई पार्टनरशिप थी ही नहीं। देखें, माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ अ पार्टनरशिप, माइनर के साथ पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप में माइनर को एडमिट किया गया है। क्लियर है बच्चों? ये बड़ी उन्होंने फनी किस्म की एग्जांपल दी है ताकि ये वाला क्वेश्चन जो है पॉइंट भी क्लियर हो जाए। उसके बाद आते हैं पोजीशन ऑफ माइनर बिफोर अटेनिंग द मेजोरिटी। क्या मैंने आगे चीज आपको बताइए, माइनर है, बच्चा है, उसको प्रॉफिट मिलेंगे। ठीक है ना, माइनर इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, उसके राइट्स क्या हैं, उसकी लाइबिलिटी क्या है? टू शेयर द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म एज अग्रीड विद द पार्टनर्स। सारे जो प्रॉफिट में कितने हैं पार्टनर्स हैं, उन्होंने मिलके सारी कंसेंट के साथ इस माइनर को ऐड किया है, तो उसी कंसेंट के अंदर वो डिसाइड कर लेंगे कि इस माइनर को कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। टू हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट द कॉपी ऑफ एनी ऑफ अकाउंट्स, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं। एक 15 साल का बच्चा, क्या वो एसओसीआई को समझ सकता है? क्या वो एसओएफपी को समझ सकता है? हमारे यहाँ पे तो FAR 1 के बच्चे भी कितने FAR 2 के बच्चे भी एसओसीआई एसएफपी को नहीं समझ सक रहे होते, ये तो फिर 15 साल का बच्चा है। तो वो अगर अकाउंट्स देखना चाहे तो वो देख सकता है, लेकिन उसको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस
इन तक एक्सेस नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि ये समझ समझ आ सकते हैं। मैं कितने हैं उस वक्त से पढ़ा रहा हूँ जिस वक्त मुझे सिर्फ जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस की ही कितने नॉलेज थी। मुझे पता ही नहीं था कि ये होते भी हैं। मैं उस वक्त से अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। तो ये चीज़ें से कितने हैं समझ आती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं, लेकिन दूसरे अकाउंट्स हैं वो देखे जा सकते हैं। कोई आपकी बैलेंस शीट हो गई वो देखी जा सकती है, बैलेंस शीट कहता हूँ, क्या कहते हैं उसे, बैंक स्टेटमेंट हो गई वो देखी जा सकती है। लेकिन जो प्राइमरी अकाउंट्स हैं, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस, ये नहीं देखे जा सकते। क्यों? यहाँ पे चीज़ें पता लग जाती हैं। ये तो बच्चा है, फिर 15 साल का बच्चा है, ख़ानदान में बैठा हुआ था, सारे बातें कर रहे थे कि इस वक्त पॉलिटिशियंस करप्ट हो गए हैं। ये 15 साल का बच्चा बैठा हुआ है, इसने इसे लगा कि शायद करप्शन जो है वो बड़ी कूल चीज़ है। ये भी बोल पड़ा हाँ मैं भी जिस पार्टनरशिप में हूँ वो भी करप्शन करती है। ठीक है ना, तो क्या ये चीज़ अच्छी जानी जाएगी पार्टनरशिप के लिए? तो इसलिए इस बच्चे को इन चीज़ों की एक्सेस नहीं दी जाती। ये राइट्स आपको क्लियर हो गई हैं? उसके बाद लाइबिलिटी, क्या ये लाइबल है? नहीं, सीधी सीधी बात है। अ माइनर इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, इट इज नॉट नेसेसरी लाइबल कितने फॉर द एक्ट ऑफ फर्म, ओनली इज शेयर इन द फर्म इज लाइबल। ठीक है ना, सारे ए बी और सी, इन्होंने 2,000 लगा के 6,000 बना दिया था, और सी मर गया है, तो इन्होंने कहा है कि इसका 2,000 अभी मैं देता हूं अगर इसकी वाइफ और इसके बच्चों को, तो हो सकता है 1 महीने में उजाड़ दें इसे। रादर वो ये करते हैं कि इसके बेटे डी को कहते हैं कि तुम पार्टनरशिप में आ जाओ, तुम्हारा ये 2,000 तो नहीं दे रहा, तुम पार्टनरशिप में आ जाओ। तो अगर कोई लॉस हुआ तो ये पूरा 6,000 फर्म का जाएगा, जिसके अंदर 2,000 इसका भी होगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो पैसे देने होंगे वो ए और बी देंगे, डी नहीं देगा। क्लियर है बच्चों ये आपको? चले, लाइबिलिटीज़ क्लियर हो गई हैं आपको, और उसके बाद हम आ जाते हैं डिसेबिलिटीज़। अगर वो बच्चा है वो लॉस शेयर नहीं कर रहा तो क्या बाकी सब कुछ कर सकता है? हमने भी देखा कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं देख सकता। आप मुझे बताएं, अगर पार्टनरशिप डीड में उसका नाम ही नहीं लिखा हुआ तो क्या वो पार्टनर माना जा सकता है? नहीं, तो उसको खुद को पार्टनर कहने का कोई हक नहीं है, वो खुद को पार्टनर नहीं कह सकता। अब मुझे बताएं ज़रा, मेनू मे नॉट सू कहते हैं फॉर प्रॉफिट और प्रॉपर्टी एक्सेप्ट आफ्टर डिसकंटिन्यूइंग हिज रिलेशनशिप। अगर वो पार्टनरशिप के अंदर है और उसे प्रॉफिट नहीं दे रहा कोई, तो क्या वो केस कर सकता है? वो केस नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो कहता है पार्टनरशिप से कि मैं अलग होना चाहता हूँ, मुझे मेरा शेयर दे दें, और वो फर्म शेयर नहीं दे रही, तो अब तब वो पार्टनर कितने वो केस कर सकता है। वो कह सकता है कि मुझे जितना अरसा मैं उधर रहा हूँ, जो प्रॉफिट हुआ है मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दें, और जो हिस्सा कितने मेरा पार्टनर कितने शेयर था इसमें वो मुझे दें। या वो सिर्फ शेयर ले सकता है, वो प्रॉफिट भी नहीं ले सकता। ठीक है ना, वो केस नहीं कर सकता अपनी पार्टनरशिप पे। क्लियर है बच्चों? उसके बाद क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है? हमने अभी कहा कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं देख सकता। ये डिसेबिलिटीज क्लियर हो गई हैं? नाइला आपको भी क्लियर हो गई हैं? चलें, अब आते हैं पोजीशन ऑफ माइनर ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। ए बी सी, एक बड़ा फनी सिनारियो बनता है। सी मर गया, तो अब ए और बी ने एडमिट कर लिया है डी को पार्टनरशिप में, और इसको पता है कि मैं इस पार्टनरशिप में प्रॉफिट कितने पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली हूं। अब ये बताएं 18 साल का हो गया है, तो अब तो ये एज ऑफ मेजोरिटी को पहुंच गया है ना, अब तो एज ऑफ मेजोरिटी को पहुंच गया है। अब इसके पास 6 महीने होंगे। अच्छा, अभी ये इसको पता है कि मैं इस पार्टनरशिप में हूं, ठीक है, इसको पता है कि मैं ए और बी पार्टनरशिप के अंदर
पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली हूँ और ये 18 साल का हो गया है, तो जिस वक्त ये 18 साल का हुआ है उसके बाद से इसके पास 6 महीने होंगे ये डिसाइड करने के लिए कि क्या ये अपना शेयर लेके अलग होना चाहता है या वो परमानेंट एक हिस्सा बनना चाहता है इस फर्म का। और अगर ये इस फर्म का हिस्सा बन जाता है तो ए और बी क्या ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, तुम तो पिछले काफ़ी अरसे से हमारे पार्टनर थे, तो तुम्हारे होते हुए हमने तो बड़े दुख सहे हैं, लेकिन हमने वो दुख तुम्हारे तक नहीं आने दिए, तो अब तुम उन दुखों में हमारे शरीक बन जाओ। इमोशनली सोचें ज़रा, इनका हक बनता है ना। तो ये कर सकते हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं कि हाँ भाई पहले तुम सिर्फ प्रॉफिट लेते रहते थे, अब तुम लॉस भी शेयर करो, और उस वक्त जो हमारे हमने जिन लॉसेस से तुम्हें बचाया था वो लॉसेस भी तुम शेयर करो। अच्छा, अब एक बड़ी फनी चीज़ आती है कौन कितने पार्टनरशिप एक्ट में, मैं आपको वही चीज़ कितने दोबारा बताता हूँ। ए बी सी पार्टनर्स हैं और सी बेचारा मर गया है, ठीक है, और ए और बी ने इसके डी को एडमिट कर लिया है इन प्रॉफिट ओनली, और हर साल प्रॉफिट का हिस्सा इसको देते रहते हैं। इस बेचारे को पता ही नहीं है कि मुझे ये पैसा आता कहाँ से है। मतलब बात फनी थोड़ी सी लगती है ना कि इस बेचारे को पता ही नहीं है कि इसे जो पिछले साल से पैसा आ रहा है वो आ कहाँ से रहा है। तो जिस वक्त इसे पता चलेगा कि हाँ भाई ये पैसा तो किसी पार्टनरशिप से आ रहा था, उसके बाद से इसके पास 6 महीने होंगे। अब इसके 18 साल के होने के बाद से 6 महीने नहीं है, अब उसको जब से पता लगा है कि ये पार्टनरशिप का हिस्सा था आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, वो हो सकता है 19 साल की एज में पता लगा हो, तो अब इसके पास 6 महीने होंगे कि ये डिसाइड कर सकता है। क्लियर है बच्चों ये बातें आपको? अब पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो डिसाइड करेगा फिर कि उसने कंटिन्यू करना है या लीव करना है। ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी द पार्टनर हैज टू डिसाइड विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर, कि वो कंटिन्यू करना चाहता है फर्म के साथ पार्टनर के तौर पे या अपने शेयर के लेके अलग होना चाहता है। और वो 6 महीने कब काउंट होंगे? विच एवर इज लेटर, या तो उसे अपनी एज ऑफ मेजोरिटी कहते हैं, एज ऑफ मेजोरिटी उसने अटेन कर लिया, 18 साल का हो गया और उसको पता है कि मैं इस पार्टनरशिप में हूं, तब से कंटिन्यू होना शुरू हो जाएंगे। या फिर व्हेन ही फर्स्ट कम टू नो दैट ही हैड बीन एडमिटेड इन द पार्टनरशिप, वो 18 साल का हो गया लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मैं किसी पार्टनरशिप का हिस्सा था, तो जिस वक्त उसे पता लगेगा उस वक्त से 6 महीने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों यहां तक? चलिए उसके बाद आ जाती हैं द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट दैट सच माइनर हैड नो नॉलेज आफ्टर द एक्सपायरी लाई ऑन सच माइनर। अब मैंने आपको ये बताया है कि एक बच्चे को पता ही नहीं था कि वो किसी पार्टनरशिप का हिस्सा है, वो बस रोज हर साल उसे पैसे आते थे वो चुप करके रख लेता था, तो अब उसको पता ही नहीं था कि वो किसी पार्टनरशिप का हिस्सा है। ये चीज प्रूव कौन करेगा कि उसको नहीं था पता? जब वो खुद प्रूव करेगा। क्लियर है बच्चों? आगे आ जाते हैं। विद इन द 6 मंथ्स ही शुड कितने ही शुड गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज चॉइस। अब वो एक पब्लिक नोटिस देगा कि मेरी चॉइस क्या है, आया मैं एक पार्टनर बनना चाहता हूं या मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता। और अगर वो नोटिस नहीं देता कि वो पार्टनर नहीं बनना चाहता या पार्टनर बनना चाहता है और 6 महीने गुजर जाते हैं, ये वाले 6 महीने, तो क्या होगा, वो खुद ही पार्टनर माना जाएगा। क्लियर है बच्चों ये आपको बात? चले, और ये 2 पॉइंट्स रह गए हैं, ये 2 पॉइंट्स हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इलेक्टेड टू बिकम पार्टनर, इलेक्शन होंगे सारे, मुझे बताएं ज़रा, एक पार्टनर एडमिट करना हो तो सारे पार्टनर से पूछना पड़ता है ना कि पार्टनर हम एडमिट कर लें या ना करें, पूछना पड़ता है ऑफकोर्स। तो सच माइनर हु डिसाइड टू बिकम पार्टनर, वो पार्टनर कैसे बनेगा? इलेक्शन के थ्रू। पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टी, अब वो पार्टनर बन गया है तो वो ही इज पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ फर्म डन सिंस ही वाज एडमिटेड इन पार्टनरशिप फॉर बेनिफिट्स। क्या ये वही बात है मैंने आपको बताई थी कि वो उसको पर पार्टनर कहेंगे कि तुम जिस वक्त छोटे थे तो उस वक्त भी हम बड़े दुख सहते थे, तो अब उन दुखों में हमारे तुम शरीक हो जाओ, ठीक है ना, जो उस वक्त हमने लॉसेस से तुम्हें बचाया था अब वो लॉसेस तुमने रिकवर करने हैं। क्लियर है ये पॉइंट बच्चों? उसके बाद अगला वो कहता है इज इंटाइटल टू सेम शेयर इन कितने प्रॉपर्टी
जिस वक्त वो माइनर था। जिस वक्त वो माइनर था तो उसके जो बेनिफिट्स थे, हमने यही कहा था ना कि वो उसे बेनिफिट्स उसी तरीके से दिए जाएंगे कि अगर वो मेजर होता। यही बात की थी ना हमने। तो अब उन्होंने यही कह दिया कि अगर वो मेजर, अब वो मेजर हो गया है तो उसके वही बेनिफिट्स और वही प्रॉपर्टी है। क्लियर है बच्चों ये बात तो आपको? अगर वो ये डिसाइड करता है कि वो पार्टनर बन जाएगा तो उसके साथ ये होगा, और अगर वो कहता है कि वो पार्टनर नहीं बनेगा तो क्या होगा? उसके राइट्स और लाइबिलिटीज शेल कंटिन्यू टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। जिन कितने वो नोटिस दे रहा है कि मैं अपना शेयर लेके अलग हो जाऊंगा, लेकिन जिस वक्त से वो पार्टनर बना था और जिस वक्त उसने नोटिस दिया है उसके दरमियान जो लॉसेस आए हैं वो इसके होंगे, मतलब उनके लिए ये जिम्मेदार होगा। क्लियर है बच्चों ये पॉइंट आपको? उसके बाद ही शेयर कितने हिज शेयर शेल नॉट बी लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ फर्म डन आफ्टर। अब उसने पब्लिक नोटिस दे दिया है तो क्या ये सादा एक रिटायरिंग ऑडिट कितने पार्टनर का नोटिस माना जाएगा? ये एक बंदा जो पब्लिक नोटिस दे रहा है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ फर्म से, माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। तो वही है कि उसके बाद, उसके पब्लिक नोटिस के बाद अगर फर्म पे कोई लाइबिलिटी आती है तो वो उससे रिकवर नहीं की जाएगी। क्लियर है बच्चों ये पॉइंट आपको? और अगर फर्म उसको पार्ट कितने हैं उसका हिस्सा नहीं दे रही, वो फर्म छोड़ के जाना चाह रहा है और फर्म कहती है कि आपका हिस्सा हम नहीं देंगे, तो क्या वो फर्म को सू कर सकता है अपने हिस्से के लिए? यस, वो फर्म को सू कर सकता है अपने हिस्से के लिए। इन दोनों में कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई मसला? चले माशाल्लाह से आज हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 इख्तिताम पजीर हुआ है। कल हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। कल हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं तीनों चैप्टर्स की, और मंडे को आपका इसका टेस्ट होगा। क्लियर है बच्चों? फिलहाल नहीं, रीड करके बताएंगे। क्या फिलहाल क्या नहीं रीड करके बताएंगे फकीजा? कौन सा? समझ नहीं है मुझे, आपकी बात की समझ नहीं आई। चलें, आपका मंडे को चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 यानी पूरी पार्टनरशिप का टेस्ट होगा। कल हमने इसके पास पेपर्स, चैप्टर नंबर 13 के पास पेपर्स करने हैं, और लगे हाथों हम चैप्टर 11, 12 के भी पास पेपर्स को देख लेंगे, और 13 को तो देखेंगे ही। एमसीक्यूज भी इनके कर लेंगे, और इसको मतलब पूरी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, बिकॉज इट्स अ प्रोफाउंड एक्ट। ठीक है ना? तो हमने इसकी तैयारी अच्छी करनी होगी। क्लियर है बच्चों सारी बातें? चलें, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।